चिल्लाएगा वो शख्स है जो ये बोलेगा ये प्रॉब्लम क्यों आई, आई डोंट केयर ये प्रॉब्लम क्यों आई। वो कभी नहीं चिल्लाएगा जो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेगा, जो अपना माइंडसेट ये बनाएगा कि प्रॉब्लम तो आएगी। हमारे प्रोडक्शन में डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, कितने टी बॉयज़ और कितने पीएनस हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उसको तो लग रहा होता है शायद 22-23 साल के बाद जब मैं ग्रेजुएट करके निकलूंगा तो शायद यूनिवर्सिटी के बाहर ही कंपनीज खड़ी होंगी। डूइंग बिजनेस विदाउट प्रॉफिट इज़ लाइक हैविंग सूप विद अ फॉर्क, कि मैं सीनियर्स की ग्रोथ रोक देता हूं कि जब तक वो अपने जूनियर्स को ग्रो ना करें। करंट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अराउंड $50,000 का नेट प्रॉफिट इस वक्त दे रही है एज वी स्पीक टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। यू नीड टू गेट मोर वुमेन इन टेक। कितनी आपकी खवातीन है जो कि कैन प्ले अ मेजर रोल इन टेक्नोलॉजी। The amount of potential IT holds to change lives is incredible। 22 साल के होते हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई इंटर्नशिप भी नहीं करी होती। Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. Khwateen and Hazrat, if you're looking to learn how to sell your products internationally and how to upscale your business and what are the common pitfalls which many entrepreneurs do fall, then this content is for you. To understand the B2B e-commerce market, we have invited a very talented and vibrant personality. He himself brought remittance of worth more than $1 billion in Pakistan through his work. Yes, I'm talking about Burhan Mirza. Sir, thank you so much for being part of our show. Thank you so much and thank you for having me. Sir, it's a pleasure to have you. अच्छा बुरहान में मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, माशाल्लाह से आपने you have got very success and fame in very early life. आप लाइफ कोच भी हैं। अगर बात करें लाइफ कोच की, आपकी अगर डोमेन के अंदर आप उमैर जाले वाला हैं, बाकी कमरान रिजवी साहब हैं, तो इन सब कि अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं लाइफ को लेके, जो चीज़ें कर रहे हैं बड़ी मीनिंगफुल कर रहे होते हैं। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बुरहान भाई आपका जो चाइल्डहुड था कि हाउ इट हेल्प्ड यू टू बिकम द पर्सन द वे यू आर टुडे, अर्ली लाइफ, और वो कैसे तमाम एक्सपीरियंसेस हुए जो अगर आप इंट्रोस्पेक्ट में जाके देखो, हाँ यार ये बुरहान था, इसने बनाया। देखिए, मेरे तो ख्याल से कोई भी इंसान कोई भी चीज़ करता है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पैशन है। यू हैव टू एब्सोल्युटली, एक जुनून कि हद तक यू हैव टू लव, मतलब मैं तो हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि यार डू व्हाट यू लव, और आइदर लव व्हाट यू डू, और इफ़ यू कैन नॉट डू एनी ऑफ दिस देन एटलीस्ट लर्न टू लव व्हाट यू डू, एंड इफ़ यू कैन डू दिस देन यू वुड एंड अप समवेयर नाइस इन लाइफ। बचपन में I think we were blessed. I was blessed to have, being part of a family which was financially stable, alhamdulillah. Thanks to my parents. I think they worked really hard. My mom is a housewife, my father as a successful engineer, and बहुत मेहनत करते हुए हमने उनको देखा for the family. और I think subconsciously हमारे अंदर मेहनत करना, मेरे भाई बहन, हमारे अंदर ये इंस्टिल हुआ फादर के थ्रू। अप्स एंड डाउन्स आते हैं फैमिली में हर चीज़ में, लेकिन हमेशा उन्होंने जो मेहनत करी वो मेरे ख्याल से सबकॉन्शियसली हम बड़े होते गए और हम ये बात चीज़ सीखते रहे कि यार दिस इज़ हाउ वी शुड प्रोग्रेस। जबकि हम सब डिफरेंट थे और मेरे भाई बहन पढ़ाई में अच्छे थे ज़्यादा, और आपको तो पता है कि मैथ्स में भी 100 out of 100 आने चाहिए। पाकिस्तान में तो बी ग्रेड की तो कोई वैल्यू नहीं है, ए ग्रेड ही आना चाहिए। आई वॉज नॉट दैट ग्रेट बट आई वॉज गुड, बट आई वॉज मोर इनटू स्पोर्ट्स। अगर आप मुझसे पूछें तो इफ़ आई वाज एनीथिंग एल्स आई वुड हैव लव्ड टू गो इनटू स्पोर्ट्स एंड मे बी परस्यू अ करियर इन स्पोर्ट्स। तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम आउटसाइड द क्लासरूम एक्चुअली। आउटसाइड द क्लासरूम पैशन, द कम्पिटिटिवनेस, टीम वर्क, ये चीज़ें मैं क्लासरूम के बाहर सीखा। बट एंड ऑफ कोर्स सम कुछ डिसीजंस लिए जो ठीक नहीं थे, द नॉटी डिसीजंस जिसको कहते हैं, नॉट द वेरी गुड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, लेकिन हाउ दे से दैट बैड डिसीजंस मेक गुड स्टोरीज। But I always very blessed that I had a family to fall back to always, and who were always there, very supportive at all times, whether it was my brother, my sister, all of them. And I think बड़ा lesson भी है कि alhamdulillah all of us are doing reasonably very well in our careers wherever we are. तो ये बात भी है सबके लिए कि सबको एक जैसा होना ज़रूरी भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सबकी जर्नी एक हो, हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है, हर किसी की जर्नी यूनिक है। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़, एंड फॉर मी सक्सेस इनिशियली तो यही है कि यू फाइंड योर जर्नी, कि आपका पाथ क्या है। तो यू कैन बी वेरी डिफरेंट एंड यू कैन हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, यू कैन हैव डिफरेंट स्किल सेट्स, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है और मेहनत करने का है तो इवेंचुअली एंड इंशाल्लाह स्लोली बट श्योरली यू विल गेट देयर। तो मेहनत करना सीखा कि भाई मेहनत करनी चाहिए, मेहनत चीज़ है। एक पैशन तो था कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा करना है। फिर व्हेन आई वेंट टू द US
तो as I said, I came from a family which was financially very stable. लेकिन US जाके पता चला एजुकेशन के लिए गए थे या फिर? हाँ, एजुकेशन के लिए. तो वहाँ जाके फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई कि भाई एजुकेशन के साथ साथ काम भी करना है, वेदर इज पार्ट टाइम वर्क और सब कुछ, you're juggling responsibilities and you're doing your own laundry, you're cooking food as well, you learn time management, आप सीखते हैं. तो हमारे यहाँ तो वैसे ही जब यहाँ पे रहते हैं तो 20, 22, 24 साल तक तो we are very pampered and we're living in our house, but when you're away at a young age you realize कि भाई independence तो है आपके पास, freedom तो है, but how you use that independence. So you learn all these things living away from the family. Again, responsibility. My family probably would not agree कि I'm still responsible, but लेकिन responsibility सीखी, time management सीखी. I think cultural enrichment is one of the things that I, while being there, as a society, so आप भी मेरे ख्याल से agree करेंगे हमसे कि we're very intolerant as a society, हम सब. और हम जो शायद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं कंपेयर टू वो पाकिस्तानी जो दुबई या US में रहते हैं. और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका वो एनरिचमेंट कल्चरल नहीं हुई हुई उनकी. वो हमारा बबल बना होता है ना कि हमें सिखाया जाता है ऐसा सोचना इंडिया के बारे में या फिर US के बारे में या UK की, यूरोप की बात कर ले, वहाँ के लोग ऐसे रहते होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट द स्पोर्ट्स कि आपने बड़ी अर्ली लाइफ में स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया, और जो स्पोर्ट्स है ना आपको हारना सिखाता है. सबसे जो बड़ी बात है ना, अगर आप देखो किसी भी इंसान को अगर स्ट्रगल कर रहा है करियर के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर परस्यू कर रहा है, अगर वो हार जाए ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता. हमें सबसे एज अ पेरेंट सिखाना चाहिए बच्चों को, अगर फेल होना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको एक्सेप्ट करें. हमें वो कहा होता है ना कि आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, आपको A ग्रेड चाहिए. आपने यहाँ पे जाके इसके बाद आपने यहाँ से A लेवल्स करना है, यहाँ से जाके यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने वो जॉब करनी है. सब कुछ अगर ऐसा जाएगा ना तो इंसान मेरे ख्याल से वो करेक्टर बिल्ड नहीं हो रहा होता. बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली. और मेरे ख्याल से लाइफ में जैसे जो आपने बात करी, जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट कि फेलियर की जैसे आपने बात करी, तो फेलियर मेरे ख्याल से तो फेलियर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. एक जगह मैंने और भी मैं बात कर रहा था, वहाँ भी मैंने बोला कि इट इज़ बेस्ट टू अचीव सक्सेस वाइल गोइंग थ्रू द पेन, क्योंकि सक्सेस बगैर पेन के आना भी प्रॉब्लम है. मतलब फेलियर तो इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लर्निंग डेवलपमेंट. हमारा जो इशू है ना सोएब, वो फेलियर को एक्सेप्ट करना. वी टेक फेलियर एज अ मेजर रोड ब्लॉक. और मैं कहता हूँ इट इज़ जस्ट अ सीनरी ऑन योर जर्नी. It is not a roadblock. Never let failure be an indication of yourself. You have to learn from your failure, but don't let it define you. The failure is just a stepping stone जो आपको आगे लेके जाना है. एंड अगेन जो आपने भी सोए बात करी जो हमारी यूथ की है, जब वो फेल होते हैं. अच्छा, वो फेल होते क्यों हैं? क्योंकि जब कोई भी लाइफ में, एंड आई वुड टेक 2 minutes अभी मैं इस पर बात करूं, एंड आई थिंक दिस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग जो कभी डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं और उनको लगता है कि लाइफ में जो उनके चैलेंजेस हैं वो उनसे निकल पा रहे. या कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे कॉन्टैक्ट करती है, नो दैट वी हैव बीन स्टक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो फॉर द पास्ट 3 months एंड 6 months, एंड ये चैलेंज है जो हम नहीं रिजॉल्व कर पा रहे. तो असल में चैलेंज प्रॉब्लम नहीं होता. देखिए, हर चीज़ का सोल्यूशन तो मौजूद है. इट इज़ हाउ वी अप्रोच इट, दैट इज़ द इशू. तो मैं हमेशा हर किसी को कुछ बातें बोलता हूँ. उनमें से सबसे पहली बात तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, चेंज इज़ एवर ईजिली एक्सेप्टेबल. ठीक है, सोहेब आज बाल अपने कटवा के आ जाए पूरा, यू बिकम बॉल्ड, व्हाट विल बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पीपल? अरे ये क्या? No matter how good you're looking, you may be looking as good as Tom Cruise or Brad Pitt, but the first reaction will be, अरे ये क्या? अच्छा, नहीं अच्छे लग रहे हो. But you see the first reaction, because change is never easy acceptable. कोई भी challenge जब भी आता है आपकी लाइफ में तो वो एक चेंज पैदा करता है. तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, you have to embrace the change, accept कि जैसे कहते हैं एक फिलोसोफर ने कहा था, the only thing constant in life is change. तो चेंज तो आएगा, यू हैव टू एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट के चेंज आएगा एंड बी रेडी फॉर इट. और जब चेंज आए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए या कोई भी चैलेंज आए, एम्ब्रेस द चैलेंज, बी रेडी, डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, डोंट बिकम एन ऑस्ट्रिच. खुद से नहीं चला जाएगा. अच्छा, एम्ब्रेस कर लिया, ये तो पहला स्टेप है. उसके बाद एनालाइज भी करना है उसको कि भाई आया क्यों. जैसे एक चीज़ है, गाँव में एक मज़ेदार सी एक छोटी सी चीज़ है. गांव में एक कुत्ता था, टोनी. ठीक है. तो टोनी ने कुएं में छलांग मार दी, खुदकुशी कर ली.
अब ज़्यादा गांव वालों को बड़ा वो हुआ कि भाई पानी वानी चेंज किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद स्मेल नहीं जा रही थी। उसके बाद उन्होंने इन्फेक्टेंट्स मंगवाए और मशीनरी मंगवाई और दोबारा से कुएं वुएं को पूरा साफ वाफ करवाया, फिर भी नहीं गई स्मेल। दोबारा कराए, दोबारा नहीं गई स्मेल। तो किसी ने, बुजुर्ग ने फिर ये बोला कि मसला टोनी है, कि जब तक टोनी कुएं में पड़ा हुआ है ना, स्मेल नहीं जाएगी। टोनी को निकालना ज़रूरी है। तो कोई भी चैलेंज आए ना, तो ये सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी चीज़ है कि वो उसका, उस चैलेंज का टोनी क्या है, वो है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करना। और फिर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ऑफ कोर्स आप उसका सोल्यूशन एक सोचेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं तो ये बात मैं सारे लीडर्स को बोलता हूँ कि कोलैबोरेटिवली डिसीजन लें, कोलैबोरेटिव सोल्यूशन निकालें उसका, सबके साथ बैठ के। बहुत से लीडर्स, बॉसेज ये समझते हैं कि यार हमारा काम है सिर्फ डिसीजन लेना, और ये प्रॉब्लम आया है, हमने एनालाइज भी कर लिया, टोनी भी पता चल गया है, अब हम ही डिसीजन लेंगे। नहीं भाई, कोलैबोरेटिवली सोल्यूशन निकालें। कोलैबोरेटिव सोल्यूशन निकला, उसके बाद आपने आइटरेटिव टेस्टिंग करी, उसको ट्राई रन किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो मतलब वो चैलेंज से आप निकल पाएंगे इन तरीक़ों से। और उसके बाद का भी आखिरी एक स्टेप बड़ा ज़रूरी है, जिसको मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि जो भी वाक़या हुआ, जो चैलेंज आया था शुरू में, जिस थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर हमने सोचा कि क्यों आया, फिर हमने उसका सोल्यूशन निकाला, फिर हमने उसे रिजॉल्व किया। उसके बाद ये भी देखना है कि टोनी ने ख़ुदकुशी क्यों करी थी। You reflect back and you say, was there a better way of executing this? क्या मैं कुछ और डिफरेंट कर सकता था, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एज एन इंडिविजुअल हो। मैं अपने आप को यू सेल्फ रिफ्लेक्ट कि मैं क्या ऐसा करता जो कि शायद ऐसी चीज़ ना होती, शायद इस चैलेंज का मुझे सामना नहीं करना पड़ता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे यूथ अगर इन चीज़ों, चैलेंज से घबराना नहीं है, फेलियर से जैसे आपने बात करी, उसको एम्ब्रेस करना है। इंशाल्लाह यार कोई ऐसा मसला नहीं है, बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि एक्सेप्ट के चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, हाइज एंड लोज विल बी देयर, एंड हुएवर हैज़ एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस इन देयर लाइव्स हैज़ डन वेल। अच्छा, होता है कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि टोनी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उस टाइम आप इमोशनली इतने लो फील कर रहे होते हैं एज अ इंडिविजुअल या एज अ कंपनी, क्योंकि बॉस चिल्लाना शुरू करता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तुमने ये क्या किया। या अगर इंडिविजुअल तौर पे हो तो यार उसे पता होता है क्या करना है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है ना क्लाउडी हो चुकी होती है, वो सोच नहीं पाता, वो बातें दूसरे सुनना चाहता है यार ये वाली, फिर भी उसे मोटिवेशन नहीं मिलती। तो उस पॉइंट के ऊपर हम कैसे खुद को संभाल सकते हैं फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, के बंदा डाउन फील कर रहा है, टूटा हुआ है, और उसको पता है कि मैंने करना है, कल का डे इंपॉर्टेंट है, दोबारा से मैंने उठना है और वो करना है, वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, डेवलप तो ये तो विद प्रैक्टिस ही एक चीज़ है, इसको रेजिलियंस जिसको कहते हैं, द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। तो ये तो वो एबिलिटी है जो आपके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली एज ए लीडर आएगी। एज ए लीडर यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी कि कुछ भी हो आपको तो खड़े रहना है, और आपको वो चिल्लाना नहीं है। जैसे आपने बोला, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी और अगर क्रिकेट का मैच भी चल रहा है और किसी ने कैच छोड़ दिया और कैप्टन ने फील्ड में चिल्लाना शुरू कर दिया और सब पे शोर मचाना शुरू कर दिया, दैट विल नेवर सर्व द पर्पस। जो इंसान जब गिरा हुआ होता है उसको उस वक्त हौसला दे के उठाने की ज़रूरत है। उसको देखिए, ये इंसान जो चिल्लाएगा ना, चिल्लाएगा वो शख्स सोएब जो ये बोलेगा ये प्रॉब्लम क्यों आई, आई डोंट केयर ये प्रॉब्लम क्यों आई। वो कभी नहीं चिल्लाएगा जो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेगा, जो अपना माइंडसेट ये बनाएगा कि प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना आए। तो जब मुझे ये पता होगा कि लाइट तो जाएगी, तो देन जब लाइट जाएगी आई विल बी रेडी फॉर इट, आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड आई विल हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली। तो वेदर इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ एन इंडिविजुअल, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ यू मैनेज योर एम्प्लॉयज़। मुर्गाबी आप देखते हैं, मुर्गाबी जो वी में उड़ती है, जो अक्सर जो साइबेरिया से आती हैं, पाकिस्तान भी आती हैं, अक्सर आप देखें आसमान पे वी पे हमेशा उड़ती हैं। तो एक है कि भाई वी में क्यों उड़ती हैं वो, वाई, मतलब कोई वी में उड़ना कोई मकसद है कि भाई वो एक वी बना के उड़ें। जो सामने जो है ना, जो सब सामने वाली मुर्गाबी, वो सबसे मैक्सिमम प्रेशर लेती है। उनका जो सफ़र है, उनका सफ़र मिलियंस, मतलब कितने लाखों मीलों का उनका सफ़र होता है। तो जो सबसे सामने होती है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर लेती है। तो एज ए लीडर, जो आपने बोला कि लीडर चिल्लाना शुरू कर देता है, जो सबसे सामने होगा वो सबसे ज़्यादा प्रेशर लेगा, और उसके पीछे जो दो मुर्गाबियाँ उड़ रही होती हैं वो कम एयर प्रेशर लेती हैं, उससे कम उससे कम उससे कम, और जो बिल्कुल पीछे होती हैं वो सिर्फ ग्लाइड कर रही होती है, क्योंकि कोई भी मुर्गाबी पूरा वक्त उड़ के इतना सफ़र करके नहीं आ सकती, और थोड़ी देर के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। तो लीडर का काम है प्रेशर लेना,
ना कि प्रेशर जब आए तो प्रेशर से बच के सारा प्रेशर अपनी टीम पे ट्रांसफ़र कर दे और चिल्लाना शुरू कर दे, तो ये नहीं हो सकता। खैर ये चीज़ें बड़ा अच्छा आपने वो एग्जांपल दी। एक वाक़या याद आ गया, वाक़या नहीं बल्कि एक चीज़ है जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है लाइफ के अंदर। आप भी जब कोई नया स्किल सीखते हो ना, बड़ा एक्साइटेड होता है, यार मैं ही हूँ। लेट्स से एक बंदा पब्लिक स्पीकिंग में जब आता है, जिस तरह मेरा बैकग्राउंड टोस्ट मास्टर के, तो वहाँ पे हमें बोलना बड़ा सिखाया जाता है। आप जब नए सीखते हो ना, मैं ही हूँ यार, वो तो इतना अच्छा नहीं बोलता, बस ठीक है मैं ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ, ठीक है। फिर एक टाइम आता है आपको रियलाइज़ होता है ये मैं कर क्या रहा हूँ, बोलना आ गया, फिर आप खामोश होते हो। तो वो है ना पूरी जर्नी जो है, आपको बोलना आ गया लेकिन उसके बाद खामोश कब कहाँ पे क्या बोलना है, ये जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए ना, एग्जांपल दिया एंड वी कैन रिलेट इट विद द लीडरशिप। हर टाइम नहीं होता आपको बताना है कि मैं ही हूँ, आपने टीम को आगे अप्रिशिएट करना है, और वो चीज़ें ना डेवलप होती है विद टाइम और विद माइंडसेट, जो कि अनफॉर्चुनेटली लैक करता है पाकिस्तान के अंदर। जितने भी आपकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वहाँ पे उस तरह के लीडर्स नहीं है जो होने चाहिए। 100% मतलब आपकी बात से 1000% एग्री। बॉसेस समटाइम्स फील दैट दे हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम। मतलब अगर रूम में उनके साथ 6 लोग बैठे हुए हैं तो दे हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वन, और उनको बोलना है और सबको सुनना है। बल्कि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ में मैं एक एक्टिव लिसनिंग हमेशा इंक्लूड करता हूँ कि बेस्ट लीडर्स आर दोज हु एक्चुअली लिसन टू देयर पीपल एंड दे आर द लास्ट वन टू स्पीक। और ये बहुत बड़ी बात है। डोंट हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वन एट ऑल। लीडर समझता है क्योंकि मैं हूँ तो मुझे ही डिसीजन लेना और सब कुछ मुझे करना है, नहीं। एनी कैप्टन, और ये बात मैं अपने बचपन से कहता आ रहा हूँ कि एनी कैप्टन, एनी मैनेजर, एनी CEO, एनी बॉस इज़ एज गुड एज हिज टीम इज़। आप बाबर आजम को कीनिया की टीम का कैप्टन बना दें और बोले वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ, तो नहीं होगा। तो बाबर आजम है उसमें उसकी टीम का भी बहुत हाथ है। तो एनी कैप्टन, एनी मैनेजर इज़ एज गुड एज हिज टीम इज़। So you cannot assume yourself to be the most smart person in the room. And once you do that, और आपके अगर टीम को ये फील हो गया that is how you're thinking, वो अपने ideas भी कभी टेबल पे नहीं लाएंगे। They will never put their thoughts on the table. Steve Jobs हमेशा कहता था कि भाई I never hire people so I can tell them what to do. I hire people so they can tell me what to do. So you need smart people around you. And you need smart people to tell you what to do, and that is how a team is formed. इसके लिए आपको इतना काम और कंपोज होना है ना, साथ में ओपन माइंडेड के अगर मेरे ऊपर एक क्रिटिसिज्म हो रही है तो आपने एक्सेप्ट करना है। टीम की निशानी अच्छी वही है जो टीम प्रोग्रेस कर रही है, जिस पे तमाम उंगलियां उठ रही है आपकी तरफ, यार ये काम ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था। जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, वो टीम डिजास्टर की तरफ जा रही है। जैसे मैं अपने CEOs को हमेशा बोलता हूँ, एंड जबकि मेरे सारे जितने भी CEOs हैं, वी हैव अ वेरी क्लोज बॉन्ड टुगेदर, एंड वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स, एंड ऑल ऑफ देम, जितने भी सारे CEOs अभी अराउंड 30 ऑफ देम राइट नाउ, तो वो सब के सब वो हैं जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से मेरे पास आए हैं। मैंने कोई भी CEO हायर नहीं किया है। They've all been those people जो एक बहुत इनिशियल लेवल पे आए और उसके बाद ग्रूम हुए, एंड उनको मैंने इतना फ्रीडम हमेशा दिया हुआ है कि अगर हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, हीटेड डिबेट्स भी होंगी, सो नेवर एवर फील शाय टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा भी हुआ है कि इतनी हीटेड डिबेट्स हो रही हैं कि बाद में मुझे बोलते हैं कि सॉरी हम ज़्यादा हो गया है ना। I'd say it's absolutely okay. It's absolutely okay. हम काम की बात कर रहे हैं, कभी यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, कभी वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, लेकिन जहाँ पे ये वाले डिस्कशंस नहीं हो रहे ना जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और जहाँ पे एक इंडिविजुअल बैठ के डिसीजंस ले रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करे या ना करे, लोग कभी ग्रो नहीं करेंगे। और सक्सेस, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इनिशियली तो देखें सक्सेस सबके लिए यही है कि अपने आप को इंसान ग्रो करे एंड यू रीच दैट पोजीशन, बट जैक वेल्च की बड़ी अच्छी खूबसूरत सेइंग है दैट वंस यू आर अ लीडर इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग अदर्स। आपको भी किसी ना किसी ने सिखाया था, आप किसी ना किसी से सीखे थे, प्लीज़ रिटर्न दैट फेवर। इसके लिए आपको सेल्फलेस होना पड़ता है। तो लीडर तो अगर सेल्फलेस नहीं है सोहेब, तो वो लीडर है ही नहीं। अगर इनसिक्योरिटी है तो वो लीडर ही नहीं है। बट मेरा तो खैर बड़ा बिलीफ कंफर्म इस पे मानना है कि आज अगर दुनिया से जाओ तो कुछ लोगों के साथ ऐसा करके जाओ कि ज़िंदगी में लोग बोलें कि हाँ भाई ये वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। यू चेंज वन लाइफ सोहेब, यू चेंज वन जनरेशन। किसी एक की लाइफ आप चेंज कर दें, यू चेंज वन जनरेशन। हमारे पास हमारे प्रोडक्शन में डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, कितने T-boys और कितने PNs हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम तो मतलब दे कैन नॉट रिमेन T-boys और PNs। अगर वो चाहें अपनी मर्जी से तो ठीक है, पर हम तो उनको ग्रूम करके उनको भी डेवलपर, उनको भी सेल्स एजेंट्स और उनको भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स बना देंगे। एंड दैट इज़ व्हाट वी डू इन ऑल आवर ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, इस पे दोबारा हम आते हैं। हमने बड़ी बात कर ली टीम बिल्डिंग लीडरशिप के ऊपर, जो हम जर्नी डिस्कस कर रहे थे बुरहान की कि बचपन में स्पोर्ट्स और वो चीज़ें थी, उसके अंदर रेजिलियंस आ रही थी और वो थोड़ा सा टीम प्लेयर इस तरह की चीज़ें इनकलकेट कर ली। जब व्हेन यू मूव टू द यूएसए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था एजुकेशन के लिए? क्या मेजर्स करने जा रहे थे और क्या डिसीजन थे उस टाइम के ऊपर? हाँ, उस वक्त मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो कोई ऐसा शौक नहीं था. I was very happy where I was. टाइम कौन सा था? कौन सा? This is after 9/11. It was a very tough time. उस टाइम यूएस सेलेक्ट किया आपने? It was a very tough time. तो बट देखिए, I feel it was one of the best things that ever happened to me. Because as I said कि जितना मैं वहाँ पे सीखा अपनी लाइफ जहाँ मैंने जो गुजारी और जो challenges भी आए, और बहुत challenges भी आए. And as I said, bad decisions sometimes make good stories. So as I have taken some decisions which I probably would not now, but at that age you do things. तो but whatever happened, हमेशा एक चीज़ ज़रूर थी. मैं अपने आप को ये बात अगर मैं किसी को बोलूँ भी कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज आए ना, कोई भी आपके साथ आए, आप यकीन रखें इस बात पे कि इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, और उसमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर है. एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स लेटर ऑन. तो wherever I am today, I think whatever मेरी जो learning है, जो मेरा experience हुआ, whether it was working part time somewhere, whether it was working in the computer lab of the university, whether it was working at a restaurant, I think all of them मेरे अंदर ये चीज़ develop हुई कि कोई काम मतलब ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूँ. अगर बर्तन भी धोने हैं तो बर्तन भी धोने हैं, अगर सब चीज़ें करनी है तो सब कुछ करना है. एंड इसीलिए शायद हमने जब कंपनी स्टार्ट करी, हमने कुछ मिशंस चलाए, तो मैं अपनी टीम के साथ रुकता था और अपनी टीम के साथ वही हम लोग बस चादर बिछा के हम लोग सब सो जाते थे. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि ये सीईओ है, ये मैनेजर है, ये है. यू जेल इन विथ एवरीवन व्हेन यू डाउन टू अर्थ. जो ठोकरें लगती हैं उसके बाद जाके फिर वो चीज़ें आती हैं. अगर वो बंदा कह रहे हैं ना कि यार बुक्स पढ़ के या किसी को देख के, बड़े कम लोग होते हैं जो सेल्फलेस हो जाते हैं. जब तक उनको ठोकरें ना लग रही हो ना, तब जाके वो रियलाइज़ करते हैं, अच्छा ऐसा फील होता है. तब आप ख्याल करते हो अपनी टीम का, बाकी लोगों का. अच्छा, आपकी मेजर्स कंप्यूटर साइंस है वहाँ पर यूएस के? कंप्यूटर इंजीनियरिंग. अच्छा, ये अमेरिका के बारे में बताएं कि बैक इन आफ्टर 9/11 अमेरिका की मार्केट रिगार्डिंग स्टार्टअप्स, और क्योंकि उस टाइम के ऊपर मेरे ख्याल से 3G नए लॉन्च हुआ था, एक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ रही थी वहाँ पे, लैपटॉप्स वगैरह थे. तो अमेरिका की ऐसी इंडस्ट्री थी आईटी और स्टार्टअप वगैरह. हाउ वाज अमेरिका ग्रोइंग एट दैट टाइम? अच्छा, उस वक्त भी जब हम गए थे तो हम देखते थे कि हमारा जो डॉम्स थे और वहाँ पे जो इंटरनेट था वो मतलब इट वाज सुपर फास्ट पेस्ड, जो हमें यहाँ पे नहीं मिलता था. और देखिए, आईटी जो यूएस की जो इंडस्ट्री है वो बहुत मैच्योर है. वो पहले भी हमसे बहुत मैच्योर थी. अगर आप कंपैरिजन भी करें पाकिस्तान से, वो आज भी बहुत मैच्योर है. हम लोग तो सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स अ रिनाउंड सेंटर फॉर टेक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप. लेकिन सिर्फ सिलिकॉन वैली नहीं है, बॉस्टन भी है, सियाटल भी है. मैसिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्चुअली हमारा चैलेंज है. हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज यही है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपकी डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा है कि आपकी जो रूरल एरियाज़ हैं, 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन को तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं है. और कंपैरेटिवली ओवर देयर, वहाँ पे कोई बहुत भी गरीब है या कोई अपने ट्रेलर्स में भी रह रहा है तो उसके पास भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसी से फिर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. तो आई थिंक जो बहुत बड़ा फ़र्क पाकिस्तान और यूएस में मुझे लगा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का लगा. एजुकेशन का भी एक फ़र्क इस लिहाज में ज़रूर है कि वहाँ पे जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कटिंग एज प्रोग्राम्स हैं उनके, अच्छा है वो भी नॉलेज बेस्ड. हमारी एजुकेशन भी अगर आप कंपेयर करें तो एक्सट्रीमली नॉलेज बेस्ड है. इतनी नॉलेज बेस है कि हम इंडस्ट्री में जो आईटी के जो लोग मौजूद हैं, हम कहते हैं भाई ऐसा तो करिकुलम बना लो, हमसे तो ये बात डिस्कस कर लो कि जब बंदा ग्रेजुएट हो के आए तो उसको वो स्किल्स तो आती हूँ जो हमें चाहिए हो. अच्छा, लड़का भी बेचारा परेशान है, वो भी 22 साल अपने पढ़ता है, 23 साल 24 साल पढ़ता है, और वो बेचारा ए ग्रेड्स भी ला रहा है, 3.7 GPA भी ला रहा है. उसे बताया ही गया है कि मैट्रिक कर लो, फिर उसके बाद इंटर कर लो, फिर यूनिवर्सिटी चले जाओ. तो उसको तो लग रहा होता है शायद 22-23 साल के बाद जब मैं ग्रेजुएट करके निकलूँगा तो शायद यूनिवर्सिटी के बाहर ही कंपनीज खड़ी होंगी और मेरी बोली लग रही होगी. तो
ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम उनका ज़ाहिर बात है हमसे आगे प्रैक्टिकल ज़्यादा है, उनकी फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। विद ऑल रिस्पेक्ट टू द फैकल्टी ओवर हियर, इट्स अ वंडरफुल फैकल्टी इन पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन उनकी फैकल्टी में आप देखेंगे बहुत सी जगहों पे कॉर्पोरेट से लोग आके पढ़ा रहे होते हैं। हमारी फैकल्टी में बहुत से मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जिनका कॉर्पोरेट सेक्टर पे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। प्रैक्टिकल वहाँ पे R&D के लिए पैसा है, सब चीज़ें हैं। उनका लिंकेज ज़्यादा एकेडमिया का और आपके इंडस्ट्री का, बिल्कुल। देखिए इतने शेयर साइज इतना बड़ा है, इतनी मेच्योर इंडस्ट्री है, एंड ऑफ कोर्स वेंचर कैपिटल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ, लड़का मैं हमेशा बोलता हूँ कि 22-23 साल में कमाना शुरू करता है, ठीक है। जब वो ग्रेजुएट होकर निकलेगा, जब तक तो वो घर पे ही बोझ बना हुआ है, ठीक है। वहाँ तो 16-17 साल से लोग कमा रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड हाउ द अर्निंग इज़, हाउ इम्पोर्टेंट दिस। उनके अंदर एक यंग एज से इनकलकेट हो जाता है ये वाला कल्चर। और स्टार्टअप के ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ग्रांट्स हैं। हमारे पास एक्सेस टू फंडिंग इज़ अ ह्यूज चैलेंज। आप मेरा लिंक्डइन स्वैप देखें, शायद एक दिन में 2 मैसेजेस तो मुझे सिर्फ इसके आते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट, और पूरी डेक्स बना के दे रहे होते हैं, बट विदाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट तो ऑफ कोर्स इज़ वेरी टफ। फिर बात करते हैं, जिस तरह आप एंजल इन्वेस्टर है, आपको बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, यार बुरहान भी मेरा ये स्टार्टअप है, ये तो कमाल कर देगा, ये मार्केट जो गैप है ना ख़त्म ही कर देगा, बस आप पैसे दे दें। तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं स्टार्टअप को फंड करते हुए कि यार इसके अंदर ये चीज़ें हों तब जाके अपना पैसा मैं लगा दूं? क्योंकि पाकिस्तान या हर जगह के ऊपर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और नीड डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव वो क्या चीज़ें हैं कि यार बुरहान वो एनालाइज करेगा, यार ये चीज़ें होंगी ना, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा? अच्छा, एक तो मैं बिजनेस सेंस ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, एंड अगेन बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। और मुझे तो अक्सर कभी फील होता है कि यार, एंड आई एम श्योर मुझ जैसे और मुझसे बहुत बेहतर लोग मौजूद हैं जो, लेकिन हमारी कैपेसिटी है, जो भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, कहीं पे कोई भी काम करो, उन सब की कैपेसिटी गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर वो कर नहीं सकते। कुछ इसमें पूरा वहाँ से बना है, लेकिन जो भी आपके पास लिमिटेड सा फंड है उसको कहीं ना कहीं, अगर मेरे पास कोई आता है, जैसे जो आपका सवाल है, देखिए मैं उसमें 5-6 चीज़ें हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं देखता हूँ। सबसे पहले जो मैं देखूंगा कि वो जो इंडिविजुअल है, सुहेब जो आया है, उसका विजन क्या है, एंड आई विल गो थ्रू ऑल द स्टेप्स विद यू एंड आई विल टेल यू व्हाई। सबसे पहले ये जो आया है, इसके विजन, वेयर डज ही वांट टू बी, क्या इसका विजन क्लियर है? एक तो है कि जज्बात हैं, एवरीबडी, आप किसी से भी पूछ लें, गली में रोक के किसी को पूछ लें कि लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कहेगा हाँ। हर कोई बोलेगा। किसको बुरा लगता है? हर कोई ऐसा बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं बनना, नाकाम होना है मुझे, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो और सबसे बेहतर आइडियाज़ तो आप किसी भी चाय के होटल पे चले जाएं, चारपाई पे बैठ के जो 4 दोस्त मिलके जो प्लान्स और आइडियाज़ बनाते हैं, आइडियाज़ तो हैं। अच्छा, सबसे जो मेरी नज़र में चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है विजन उस इंडिविजुअल का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुझे अप्रोच कर रही है कि यार वेयर डू यू वांट टू बी, जाना कहाँ है तुम्हें। एक हाइंडसाइट में तुम क्या सोचते हो कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ कि जो भी उनका विजन है, जो उनका आइडिया है, क्या वो मार्केट से वैलिडेटेड है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरी चाहत है ये करने की, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वो मार्केट में रिक्वायर्ड भी है, मार्केट में वो नीड है भी कि नहीं है जो चाह रहे। तो जो भी उसका प्रोडक्ट हो, जो भी उसकी सर्विस हो, तो सबसे पहले उसका विजन, फॉर मी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वेदर दैट आइडिया इज वैलिडेटेड और नॉट। अच्छा, उसके बाद आई आस्क देम टू मेक मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ ये कि मेक अ सिंसियर ऑनेस्ट प्लान। अच्छा, मुझसे लोग पूछते भी हैं यार ये सिंसियर ऑनेस्ट प्लान क्या मतलब, आप हमें बोल दें मेक अ प्लान बना के हम आपको पिच करते हैं। तो मैं कहता हूँ देखिए, सिंसियर ऑनेस्ट प्लान वो होता है जो कि बिल्कुल ना ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो, ना ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो, बिल्कुल एक्चुअल डेटा पे बेस करता है वो। जब आप प्लान ज़्यादा पेसिमिस्टिक बनाते हैं सुहेब, तो फिर आप छोटी सक्सेसेस से इतना खुश हो जाते हैं कि आपको लगता है आपने बहुत कुछ कर लिया। और जब आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं तो आप मेहनत कर भी रहे होते हैं और अच्छा कर भी रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपने एम्स इतने दूर रखे होते हैं, यानी कि मैं आपको बोलूँ कि इस दीवार को टच करें, तो आप ट्राई भी नहीं करेंगे। राइट। तो आपको पता है वो रीच ही में नहीं है मेरे।
हाँ, लेकिन इसको मैं बोलूँगा तो उछल के आप इसको ट्राई कर लेंगे। तो इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं, फिर वो डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं, आज भी मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, क्या 3 साल से हम ये कंपनी कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा ब्रेक इवन भी बहुत मुश्किल से है। अब मुझे नहीं पता, अब जब मैं मिलूंगा तो मैं देखूंगा, लेकिन एट टाइम्स ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने अपने एम्स इतने। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोहेब ने कंपनी खोली जो माइक बेचती है, ठीक है। अब आपकी, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि मेरे नंबर्स कैसे होने चाहिए। लेट्स से कि मैं 1 साल के बाद, मैं पायलट के बाद मैं इतने नंबर बेच दूंगा, इससे मुराद है, या फिर आपके बाकी पूरी कोर चीज़, क्योंकि आपने एक चीज़ करनी है, आपने पूरा एक कोर प्लान होना चाहिए, इसकी ऑपरेशंस, इसकी मार्केटिंग, इसकी टीम्स। तो आप क्या इसमें देख रहे होते हो, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या बाकी उसकी पूरा स्ट्रक्चर कंपनी का? 360 एवरीथिंग जो आपने बातें बोली उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। इट्स सिंपल, एवरी बिजनेस इज डन फॉर वन पर्पस एंड विच इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। और मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि डूइंग बिजनेस विदाउट प्रॉफिट इज़ लाइक हैविंग सूप विद अ फॉर्क, ठीक है। तो बिजनेस तो एक ही चीज़ के लिए किया जाता है। तो यस, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। आपकी कॉस्ट क्या होगी, अगर आपने नंबर्स लिख भी लिया लेकिन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो वो होगा ही नहीं। तो नंबर्स, ऑपरेशनल, हर चीज़, मार्केटिंग कॉस्ट, हर चीज़ को ऑफकोर्स देखना पड़ता है, और वो रियलिस्टिक हो। अच्छा, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। आई नो व्हेन समवन इज पिचिंग टू मी, मैं 20% उनमें से माइनस से 20% बढ़ा के उसको देखता हूँ, बिकॉज इट कैन नेवर बी एक्यूरेट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, वो जितनी भी मार्केट रिसर्च कर ले। अच्छा, उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लान बन भी गया, तो टीम क्या है? राइट, टीम। मेरा बड़ा अच्छा प्लान है सोहेब, लेकिन अगर मेरे पास टीम ही नहीं है वो एग्जीक्यूट करने की, तो मैं कैसे करूँगा? या सोहेब ये जो सारा काम करता है, माशाल्लाह आपने इतनी सक्सेस हासिल करी, यू हैव अ टीम विद यू, यू हैव पीपल हु सपोर्ट यू, right, who are with you. So I can have a very good plan, but if I don't have a team, then I will never be able to succeed well. So it's very important to have a strong team that can back your honest and sincere business plan. उसके बाद फिर वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो मैं इस इंडिविजुअल में देखता हूँ कि वेदर ही इज़ दैट पर्सन। नंबर वन इज सिंसेरिटी, सेकेंड इज अडेप्टेबिलिटी। क्या वो अडेप्टेबल है? अगर वो बहुत रिजिड है तो यस, ही विल स्ट्रगल इन हिज बिजनेस। और क्या उसके अंदर दूसरों को ग्रो करेगा? ये बात ऐसी है कि मैंने अपने करियर में ऐसा भी वक्त आया, और अभी भी ऐसा करता हूँ, कि मैं सीनियर्स की ग्रोथ रोक देता हूँ कि जब तक वो अपने जूनियर्स को ग्रो ना करें। उन पे लाजिम है, दे हैव टू ग्रो देयर पीपल इन ऑर्डर टू ग्रो देमसेल्व्स। तो आई वुड नेवर पिक एन इंडिविजुअल, आई वुड नेवर पिक एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं देखता हूँ कि सेकंड टियर डेवलप नहीं हो रही, थर्ड टियर डेवलप नहीं हो रही। जो ऊपर के लोग बैठे हैं वो तो बहुत खुश हैं एंड देर एंजॉइंग देयर लाइव्स, लेकिन जो सेकंड टियर है, ना वो मेंटली ग्रूम हो रहे हैं, ना वो फाइनेंशियली ग्रूम हो रहे हैं। तो मेरे लिए वो एब्सोल्यूट टर्न ऑफ है। फिर वो इंडिविजुअल मेरे साथ काम इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है कि लोगों को ग्रो करें, लोगों को सिंसेरिटी के साथ ग्रो करें। और ये मुश्किल काम है, इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ फॉर बीइंग लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि ये आपको बहुत अंदर से, देखें, किसी को इंडिविजुअली ना जो डिप्रेशन में है, जो करियर में अपने स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा, वो स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं। करियर चूज़ करना भी एक स्ट्रगल है, उसके बाद करियर में बॉस के साथ जॉब में नहीं बन रही, ये भी एक स्ट्रगल है। करियर में काम तो कर रहा है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा, ये अलग स्ट्रगल है। करियर चूज़ तो कर लिया, गलत करियर, अब ट्रांजिशन करना है, क्या करे, वो एक अलग स्ट्रगल है। तो ये सारे में किसी इंडिविजुअल को निकालना, आपको उसकी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व होना है, क्योंकि देखिए हमारा बड़ा क्लोज फैमिली यूनिट सिस्टम होता है। जब कोई आके मुझे बोल रहा होता है ना, यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, तो मुझे पता ये भी होता है कि घर में क्या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उसके, बेचारा क्यों इतना परेशान है वहाँ से। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व विद हिम पर्सनली, और फिर वहाँ से निकाल के आपको उसको लेके जाना है। तो लेकिन अगर ये क्वालिटी किसी में है, आप यकीन करें, मैं उसके लिए बिजनेस प्लान भी बना दूंगा, आई वुड टेक हिम ऑन बोर्ड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्योंकि जब कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा होता है, फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, या फिर अगर आप मार्केट को देख लो, जिसकी एज 30 साल है, 35 साल है, जिसने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, फॉर्च्यून 500 एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बाहर गूगल में काम किया हुआ है,
और एक वो बंदा जो कि अभी पास आउट हो रहा है लम्ब से, IBS से हो रहा है, जो कि उसका एक स्टार्टअप करने का उसको शौक है। कभी ऐसा हुआ कि फंड्स आपने आइडिया बड़ा अच्छा लगा हो, लेकिन ड्यू टू दिस कि यार ये बंदा तो अभी इमेच्योर है या अभी नहीं कर पाएगा, आप डेलिबरेटली आपने जो फंड अपना उस तरफ राउट कर दिया हो टूवर्ड्स जो बंदा जो कि 35 साल का है? इस तरह का भी एक्सपीरियंस? देखिए, ऐसा तो ज़रूर हुआ है कि मैंने किसी को नो किया है, और शायद मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, एंड सब बड़ा मैं पोलाइटली माफ़ी मांग के नो करता हूँ कि आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम वन इंडिविजुअल हु इज़ डूइंग many things. मतलब there are many software houses that are running. Then मेरा passion, mentoring, coaching, I'm giving a lot of time to this. So I'm doing this also, and I'm trying to balance, my work routine. तो कभी कभी तो time की वजह से भी होता है. मतलब as an individual, I cannot do everything. I cannot be everywhere. तो time is one factor. And yes, sometimes I feel the funds are not there, and sometimes जो इधर से उधर दे देना है, if it is a business decision, कि बिजनेस के लिए ये बेटर है, तो यस ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर दैट बिजनेस. इट इज डन फॉर, मतलब बिजनेस इज द की. चलो इसको रिवर्ट करते हैं. कोई ऐसा हो कि बिजनेस दोनों का ठीक ही लग रहा हो, ठीक है, एक तरफ ये है कि 35 साल का बंदा है, एक तरफ 25 साल का एक नौजवान है, ठीक है, दोनों का बिजनेस प्लान सब कुछ ठीक है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट ले जाएगा, लेकिन इसका आपको पैशन नज़र आया, यार ये बंदा ना कुछ नज़र आता है, तो आपने यार नहीं तुम्हें ना मैं इसको दे रहा हूँ. कोई इसका कोई हमें कोई बताएं, कोई स्टोरी एक्सपीरियंस वगैरह, वो स्टार्टअप क्या था और किस तरह अगर हुआ है कुछ? देखिए, मेरे पास एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया. अब दिस इज अराउंड 1 year ago, 1.5 year ago, and I kept saying no to them for this reason. And they were very good kids. They're very good kids. And I knew they, कि अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास टाइम, फंड से ज़्यादा वॉज द टाइम इशू कि मैं इनको कितना टाइम दे पाऊँ. अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा, एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन राइट नाउ. मैं आपको ये भी बताता हूँ. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें, किसी को भी ऑनबोर्ड करने से पहले ना, जो ऑनबोर्ड कर रहा होता है, यानी कि जब मैं येस करूँ तो मेरे पास 2 जिम्मेदारी हैं, दोहरी जिम्मेदारी है. एक तो मेरे पास हुआ है कि जिस कंपनी के लिए मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ इस इंडिविजुअल को, उस कंपनी के साथ भी मैं इंसाफ करूँ कि भाई आई हायर द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स. और दूसरी चीज़, मैं उस इंसान के साथ इंसाफ करूं जिसको ऑन बोर्ड कर रहा हूं. जबकि बहुत से लोग ऐसे बोल सकते हैं, यार आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, वो तो आपके पास बार बार आ रहा है. तो मैं कहता हूं नहीं, मेरी जिम्मेदारी है. और इस वजह से मैं बहुत से लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करता. अगर मैंने उसको ऑन बोर्ड किया है तो उसको सक्सेसफुल बनाना मेरी जिम्मेदारी है. और जब तक मेरी ये सोच नहीं होगी ना सोहेब, मैं उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकता. तो आई केप्ट सेइंग नो टू देम, एंड आई केप्ट सेइंग नो टू देम. और फिर उसके बाद वो एक कॉन्टैक्ट मेरा ले आए मुझसे मिलाने, जिस लाइक 4 महीने तक मैं उनको नो बोलता रहा. और वो एक कॉन्टैक्ट ऐसा ले आए कि जहाँ जाके मैं थोड़ा फंस गया. और उन्होंने ऑफिस भी समझे मेरे घर के 5 मिनट दूर ले लिया कि ये ऑफिस भी यहाँ पे आ गया. तो उस वक्त मैं उनको मना नहीं कर सका. एंड दे वर वेरी गुड इंडिविजुअल्स, दे आर स्टिल विद अस अल्हम्दुलिल्लाह. CEOs अभी 1-1.5 साल में दे हैव उनकी करंट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अराउंड $50,000 का नेट प्रॉफिट इस वक्त दे रही है एज वी स्पीक टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये एक वो चीज़ है जिसको मैं मना कर रहा था. मैं मना कर रहा था ड्यू टू टाइम. देखिए, किसी को मैं ऑन बोर्ड करूँगा मेरा भी फ़ायदा है, लेकिन मैं उन्हें मना कर रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है टाइम, बिकॉज अगेन आई हैव अ फैमिली, आई हैव अदर थिंग्स ऑल्सो. तो लेकिन जब मैंने आफ्टर 4 months जब मैंने उनको ऑन बोर्ड किया तो उन्होंने अपनी मेहनत से माशाल्लाह जो उन्होंने काम किया और गाइडेंस, और उस वक्त उनका वो स्टेज था कि इस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि 4 महीने से हमने सैलरी नहीं ली है. दैट वाज द स्टेज दे वर एट दैट टाइम कि 4 महीने से हमने सैलरी भी नहीं ली है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मेहनत करी और उसके बाद हमने भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ किया होगा, उसके बाद राइट नाउ इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आई थिंक ओवर 150 पीपल. बिजनेस था वो किस चीज़ का, वो क्या कर रहे थे, मतलब उनका क्या स्टार्टअप था? वो है एनिमेशंस का, एनिमेशंस एंड वेबसाइट डेवलपमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. वो खुद भी कर रहे थे, लेकिन फॉर सम रीज़न स्ट्रगल कर रहे थे. उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो फंड्स नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो मैंने आपको शुरू में भी बोला, आई न्यू दे वर गुड किड्स. मेहनती थे, बहुत मेहनती थे, और मुझे होता भी था उनको मना करते हुए. लेकिन जब उनको ऑन बोर्ड किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई सी देम नाउ, they're running their own organization, they have their own office माशाल्लाह, and independently run करते हैं. मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा मुझसे मीटिंग होती है जो मेरी कंसल्टेंसी, आई मीट देम once a week, and माशाल्लाह शुरू में बहुत मिलता था, अब उनसे कम मिलता हूँ.
And as I said, right now, currently over $50,000 net every month profit they're generating. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल कि अगर आप लगे रहो, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो वो चीज़ें हो जाती हैं. इनिशियली यू वर डिक्लाइन कि नहीं होगा और टाइम नहीं है, तो उसके बाद लेकिन आपने उनका वो कंसिस्टेंट होना, बिहेवियर देखा, उसके बाद आपने वो कर उन्होंने ऑफिस भी वो कर लिया और फिर उन्होंने इतना कुछ किया. तो एंड आई न्यू दे वर गुड किड्स. मैंने शुरू में बोला दे वेरी गुड किड्स. बट अच्छा, एक आप जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है, मतलब लॉट ऑफ पीपल कम टू यू फॉर द इन्वेस्टमेंट, और आप काफ़ी स्टार्टअप और इको स्टार्टअप से मिलते हैं, बात करते हैं, आइडियाज़ को देखते हैं. तो इन योर पर्सपेक्टिव अगर कंपेयर करें पाकिस्तान की स्टार्टअप की इंडस्ट्री को इंडिया के साथ या बाकी कोई इमर्जिंग मार्केट, इजिप्ट ले ले, आप इंडोनेशिया ले ले, तो पाकिस्तान समहाउ क्या रीज़न है आपके ख्याल में जो पीछे रह गई थोड़ी सी, और वो इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं वो लोग, बेशक आईटी की आप बात कर लें? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला में अगर मैं चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे जो स्टार्टअप चैलेंज है, मतलब आईटी इटसेल्फ ही पूरा एक चैलेंज ही है हमारा इस वक्त. हमें आज बहुत ही छोटी इंडस्ट्री, अभी भी हम फ्रीलांसिंग और बीपीओ पे लगे हुए हैं कंपैरेटिवली टू अदर नेशंस. सबसे बड़ा मसला जो हमारा है इज़ द परसेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. इट्स नॉट इवन देयर इन द ब्रॉडर कम्युनिटी. Cutting edge IT solutions are not there. It's not a priority. The digital divide is so huge, Sohaib, कि आपके जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है. हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आउटसाइड द अर्बन एरियाज, गाँव में हम जनरेटर भी अपना ले जा रहे हैं क्योंकि बिजली भी नहीं है. देखिए, जहाँ पे बिजली, आप ये सोचें कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को तो आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे. डिजिटल इंक्लूजन जब तक नहीं होगा, और इसमें सिर्फ डिजिटल इंक्लूजन रूरल एरियाज़ का नहीं है, वुमेन का भी है. यू नीड टू गेट मोर वुमेन इन टेक. कितनी आपकी ख़वातीन है जो कि हु कैन प्ले अ मेजर रोल इन टेक्नोलॉजी. आपके रोल मॉडल्स नहीं हैं. आप किसी बच्चे से पूछ लें कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो आईटी में किसी का नाम नहीं लेगा, जबकि आईटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं. जहां आरा हैज़ माशाल्लाह डन रियली वेल, मुदस्सिर शेख, करीम, मोहसिन रहमान, rosie.pk, इमरान खान, इमरान खान चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर फॉर स्नैपचैट. तो हमारे पास रोल मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में क्यों स्टोरीज नहीं बन रही? देखिए, नेशन ग्रो करती है सोहेब रोल मॉडल से. रोल मॉडल्स चाहिए आपको. वसीम अकरम इज़ अ रोल मॉडल, बाबर आजम एक रोल मॉडल है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक क्रिकेट फील्ड इंडस्ट्री से है. वसीम अकरम को देख के आपको दिल चाह सकता है क्रिकेटर बनने का, बाबर आजम को देख के क्रिकेटर बनने का दिल चाह सकता है. तो रोल मॉडल्स जब प्रमोट होंगे तो क्या लोगों का दिल नहीं चाहेगा आईटी में आने का? द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आईटी होल्ड्स टू चेंज लाइव्स इज इनक्रेडिबल. The amount of potential IT holds to change your life and the life and the generation of others is crazy. लेकिन आप ज़रूरत है कि वहाँ पे लोग मोटिवेट हों, आएँ रोल मॉडल्स को देख. अच्छा, फॉर एग्जांपल आप बात कर लें, जैसा आपकी बात का करेक्ट निकालूं कि आपका डिजिटल डिवाइड बढ़ चुका है, जो विलेज रूरल एरिया के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट काम कर रही है, शायद पेनिट्रेशन 70 या 80% पहुँच चुकी हुई है, विद टाइम वो बढ़ जाएगी. अगर वो चीज़ हो भी जाए तो व्हाट्स वुड बी द फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट को इसके साथ लेना चाहिए जो कॉम्पीट कर सके? कनेक्टिविटी इज़ वन थिंग जो कि गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है. इसके अलावा उनको लेके आना, क्योंकि उनको तो मेरे ख्याल से डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, जो आप जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं. देखें, एक तो है कि टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो आपको प्राइमरी और स्कूल लेवल से स्टार्ट करना है. इसो भी है, ये हमारे यहाँ पे अगेन हमारे यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टेक्निकल स्किल्स का कॉन्सेप्ट नहीं. यूएस में टेक्निकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे आप मतलब जब तक डिजिटल लिटरेसी को फ़रोग नहीं देंगे और लोगों को प्राइमरी स्कूल से आईटी की तरफ लाएंगे. देखिए, आईटी सिर्फ टिकटॉक देखने का तो नाम नहीं है ना, जो आपकी यूथ कर रही है. तो बचपन से उनको लाना, उनको वो शऊर देना कि दिस इज़ वन फील्ड जहाँ पे आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे यू हैव टू मार्केट आईटी, यू हैव टू मार्केट पाकिस्तान इज़ एन आईटी डेस्टिनेशन. ये भी नहीं है. प्रोक्योरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम, स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है. जो कि आपने जो आपने बोला टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो दे दिया, लेकिन उनको फिर लाना भी है, यहाँ पे सिखाना भी है. सबसे जो बड़ा मसला ना जो मेरे पर्सपेक्टिव में है, हम जब आती है ना एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे माइंड में वही चीज़ें आती हैं गिनी चुनी, यार डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर इंजीनियर आपने बनना है. अब
हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। आपने वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इतना आम करना है कि एटलीस्ट वो अच्छा अर्न कर सके इसके थ्रू ना। तो उस जगह के ऊपर अगर हर कोई इंजीनियर बन गया तो बाकी वो माशरे का वो काम कौन करेगा? और वो हमने इतना एक सॉर्ट ऑफ टैबू बना दिया ना, अगर किसी को कहे ना यार यार तुमने ये कोर्स करके ना ये बाहर चले जाना नौकरी कर लेना, यहाँ पे तुम कोर्स करके आईटी में फ्रीलांसिंग करना, वो समझेगा यार ये मतलब छोटा काम है, मैं नहीं करूँगा। एक सॉर्ट ऑफ ना हमने इस तरह का एक इनकलकेट कर दिया माइंड के अंदर, ये छोटा सा गिरा हुआ काम है, हम नहीं करना चाहते। मैंने सिर्फ यही बोला ना, अवेयरनेस कैंपेन्स ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी है कि हमारे यूथ को वो नॉलेज दी जाए और उनको वो बताया जाए कि कितना पोटेंशियल है और इसमें क्या हो सकता है। ज़िंदगी सिर्फ डॉक्टर, और अब तो खैर फिर भी चेंज हो गया है, जब हम छोटे थे तो शायद ज़्यादा था, आप लोग के वक्तों में तो फिर भी टेली कम्युनिकेशन और बहुत सी और चीज़ें आ गई। हमारे वक्त तो वाकई डॉक्टर और इंजीनियरिंग का वक्त था। तो लेकिन अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं। करिकुलम इंगेजमेंट, आप ऐसा करिकुलम बनाए स्कूल में और कॉलेजेस में कि वहाँ से लोगों को शऊर मिले, उन्हें वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दें। मैं अक्सर इतने लोगों से मिलता हूँ 22-22 साल के होते हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई इंटर्नशिप भी नहीं करी होती। तो बस वो वाला उनके लिए शेर है कि मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज़ नहीं राय चमन याद नहीं। मतलब वो 22 साल अपने हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैद रहते हैं, और उसके बाद जब 22 साल के बाद जब वो ग्रेजुएट होते हैं, उनका पिंजरा खुलता है तो उनको पता ही नहीं क्या करना है। और यही मेरा तो खैर सबसे बड़ा दुख ही ये है कि पोटेंशियल मौजूद है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत इंटेलिजेंट लोग मौजूद है, लेकिन गाइडेंस के बगैर नहीं जा सकते। देखें, लिविंग ए लाइफ विदाउट, मैं आपको अभी बोलूं कि पिंडी जाना है 2 घंटे में, तो आपकी एक डिफरेंट पेस होगी। मैं आपको बोलूं 15 मिनट में पहुंचना है पिंडी, तो आपकी रफ्तार डिफरेंट होगी। तो हो क्या रहा है इधर, योर एम इज डिटर्मिनिंग योर स्पीड, राइट। आपको जहाँ जाना है, वो आपका जो मकसद है, जो हासिल करना है, आपकी स्पीड उस रफ्तार की होगी। अगर पता तो हो कहाँ जाना है, सिर्फ क्लैरिटी तो हो, या फिर वही कि जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था, बस। अच्छा, साथ में बात करें कि आईटी इंडस्ट्री की, तो गवर्नमेंट बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो कहती है कि $10 बिलियन तक एक्सपोर्ट ले जाएगी। शायद लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है 2.6 बिलियन या $2.5 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किए। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है कि विद इन 1 ईयर हम 10 बिलियन तक पहुंच जाएंगे? 1 ईयर में ना पहुंचे, पोटेंशियल तो है देखें, बट वी हैव टू प्रिवेंट आवर यूथ फ्रॉम लिविंग द कंट्री ऑल्सो। अगर इतना ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और हमारा हर बच्चा बाहर ही जाने का सोचेगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए कौन कुछ करेगा। आई नो इट्स ईजी, मे बी मुझे भी लोग शायद इसके बाद यही बोलें कि आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप मतलब मे बी एक जगह सेटल है, सब कुछ है। येस, दैट इज़ ट्रू, बट पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। पाकिस्तान की अभी भी जो यूथ है उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, जेन जी जिसको हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो भी है। टैलेंट इज़ देयर, इट जस्ट नीड्स टू बी चैनल्ड। देखिए, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम जो कि यूएस के अंदर है, आपने पहले यूएस की बात करी थी, वो क्या है? वो 3 चीज़ों पे मुयस्सर है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है वो। वास्ट नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप के लिए फंड्स, और तीसरा है मेंटोरिंग, वो इसका हिस्सा है। आप फंड्स भी दे दें, बता आपने जैसे मुझ जैसे नालायक आदमी को फंड्स दे दिए, मैंने तो वो देने, तो उसको गाइडेंस भी ज़रूरी है ना। तो यूथ को गाइड भी करना है, सिखाना भी है, गाइड भी करना है, फंड्स भी उनको देने हैं। तो इट इज़ अ 360 डिग्री आर्ट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड पीपल, 360 डिग्री आर्ट है। तो ये करना है बेसिकली। तो गवर्नमेंट साइड डायरेक्शन में काम कर रही है, जो इनिशिएटिव 2-3 महीने पहले। इम्प्रूवमेंट तो है, अभी भी हमारे मिनिस्टर ने बोला है विच वुड बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि अगर स्ट्राइप और पेपैल यहाँ पे आ जाए। अभी हम आपके पास आ रहे थे तो हमारे पास जो ड्राइवर था हमारा, मैंने उससे बात करी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है और वो अपना दुख दर्द बता रहा था कि उसके पास कोई तरीका नहीं है पेमेंट्स करने का, और जब वो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है उसका कितने टैक्सेस बढ़ चुके हैं, और वो मतलब ही वाज होपिंग कि किसी तरह उसे पेपैल मिल जाए यूएस में। तो अगर आपके पास पेपैल आ जाएगा, इट विल बी अ ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह, और अल्लाह करे ये हो जाए। पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, बट वी नीड आवर ओन मर्चेंट्स, वी नीड पेपैल एंड वी नीड दीज मीडियम्स इन ऑर्डर, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। देखिए, बिजनेस में एंट्री बैरियर्स भी तो नहीं होने चाहिए। मैं आज सुहेब को बोलूं कि यार ये करना है, सुहेब बोले ये भी करना है, ये भी करना है, कौन करेगा? इसी से यूथ बैक ऑफ हो जाएगी और यूथ बोलेगी हम यूएस या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाके ये सब चीज़ें हम कर लेंगे, क्योंकि ईजिली एक्सेसिबल है। जो मैंने बोला, वास्ट रिसोर्सेज
है वहाँ पे मौजूद है। जब ये चीज़ें यहाँ पे होंगी तो देयर इज़ नो डाउट दैट द पोटेंशियल दैट पीपल होल्ड in Pakistan, inshallah, they would do well. They may not reach that figure, and that figure may be optimistic, but maybe not in 1 year. देखिए, हमारी रेस अपने आप से है सुहेब। हम एम ज़रूर बनाए कि 1 साल में पहुँचे, कोशिश ज़रूर करें, 1 साल नहीं, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, बस डायरेक्शन ठीक हो, आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे, बस में ठीक बैठे हो अगर। तो आपको लगता है कि ये जो बस की डायरेक्शन ठीक है, क्योंकि 2 महीने पे तो अनाउंस करते हैं कि हम यहाँ तक लेके जाएंगे, ये बस को इस डेस्टिनेशन में पहुँचाएंगे, लेकिन साथ में टैक्स लगा देना क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% या 5%, और फिर वो करना इकॉनमी पे अगेन वही सोचना कि पैसा यूएई से आ जाएगा, सऊदी से आ जाएगा। अब वो आपका नहीं चलने वाला, आपको अपने लोगों को इनेबल करना पड़ेगा। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि वो डायरेक्शन वो ठीक है, अच्छा आपने ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट कर लिया, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। एग्जीक्यूशन की आप बात कर रहे हैं। यस, अगेन देयर चैलेंजेस। देखें, जब भी कंट्री में क्योटिक सिचुएशंस होंगी और कंट्री अनस्टेबल होगी तो हमेशा ये चैलेंजेस होंगे, और लोगों की सिंसेरिटी ज़रूरी है। जो भी लोग ऊपर बैठे हैं, मैं उन पे अब कोई कमेंट तो मैं क्या करूं, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, और मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन जो भी बैठे हैं वहाँ पे, तो उनका काम है, उनको ये डिलीवर करना है, अपनी यूथ के लिए डिलीवर करना है, पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना है। और सोएब, अगर ये नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ तो वाकई जो बचे कुचे लोग हैं जो अभी भी अच्छा सोचते हैं, वो भी इवेंचुअली, मुझे अक्सर बहुत लोग बोलते हैं वाई यू हियर, आप चले जाएं, और हम जा भी सकते हैं, मतलब हमारे दुबई में भी है, हम चले जाएं, लेकिन येस, वी आर हियर, वी आर हैप्पी, वी वांट टू सर्व द कंट्री, वी वांट टू डू वेल हियर, एंड देयर आर मैनी पीपल लाइक मी, इवन बेटर पीपल लाइक मी, जो ऐसी अच्छी सोच रखते हैं। तो वहाँ से अगर हमें टॉप से सिंसेरिटी नज़र आए और एग्जीक्यूशन नज़र आए जो आप कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह, और नहीं नज़र आई। अच्छा, इसका कोई सलूशन बताएं। अगर लेट्स से कोई मैंने सॉफ्टवेयर हाउस को खोलना है, मैंने ठीक है, मैंने ओपन कर लिया हुआ, मेरे एम्प्लॉयज़ भी आ चुके हैं, पेमेंट का मसला आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अपनी कंपनी से बाहर रजिस्टर करूं, या फिर क्या वेज हो सकते हैं जो पाकिस्तान में करंटली लोग कर रहे हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, या फिर वो चीज़ अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो अभी लोग क्या करें, क्या प्रैक्टिसेस हैं? इस वक्त तो देखें, you need someone outside who can do these things for you. Unfortunately, this is the current scenario. Whoever is doing it, whether it's Burhan करे, Suhaib करे, you need people outside who can provide that transaction feasibility for you. इस वक्त तो यही तरीका है। आप अपने पासपोर्ट पे भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, वो सब भी है, वो चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ पॉसिबल। वो वाइज और पाइनियर और फिनटेक अकाउंट्स खुल जाते हैं, उस पर लिमिट नहीं होती बिजनेस? आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट, लेकिन वो इतने, उनकी लॉन्जिटिविटी इतनी नहीं होती। आपको यू नीड प्रॉपर बेस ओवर देयर, प्रॉपर रजिस्टर्ड चीज़ें उधर। तो ये तो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी कोई भी एंटर होना चाहता है उसको यहाँ पे तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक तरह हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, गवर्नमेंट के पास इकोसिस्टम नहीं बना रही, या पैसा नहीं है, या फिर फंड नहीं कर रही है, लेकिन हम पाकिस्तान में देखें जितने भी स्टार्टअप आए हैं, एयरलिफ्ट की एग्जांपल आप ले लें, उसको अच्छी खासी कैपिटल फंडिंग मिली, इवन राउंड भी मिला, उसके बावजूद वो फेल हो गई हैं। तो वो मतलब वो तो सब कुछ उनका ठीक चल रहा था, तो ऐसा क्यों हो गया एयरलिफ्ट के साथ? क्या उनकी कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उनकी बिजनेस प्लान ठीक नहीं था, क्या हुआ इन योर ओपिनियन? इनिशियली ये हुआ था, तो मेरा जो फर्स्ट थॉट प्रोसेस था, एंड आई कुड बी रॉन्ग इन दिस बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट एंटिटी, तो मैं एक आउटसाइड व्यू है, एंड आई एक्सेप्ट कि अगर मैं गलत भी हूँ, मुझे द आइडिया इटसेल्फ मुझे वैलिडेटेड नहीं लगा था उनका। This was my point of view. I thought कि maybe this is something that will not work. Yes, you can have the funding, you can have the thing, but you need all check boxes to tick. देखिए, गाड़ी में इंजन सिर्फ काफ़ी नहीं है, गाड़ी में एक्सीलेटर भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, टायर भी चाहिए, आपको फ्यूल पंप भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, और जो 5 रुपए की हवा मिलती है वो भी चाहिए। तो उनका क्या मिसिंग था? आपका जो एनालिसिस है, क्योंकि सीखना चाहता, I felt their idea was not validated. And I felt that despite the fact that they had so much funding, they could not continue it because it was something that probably would not have worked. I would not have done it. That's my too humble sense, and with all due respect to everyone involved, I'm sure they worked very hard. They did everything in their whatever they could have done to make it work, and kudos to them for even trying. माशाल्लाह, उन्होंने बहुत किया, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी, और जब अनफॉर्चुनेटली ख़त्म भी हुआ तो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया। सो हैट्स ऑफ टू देम ऑन दैट रिगार्ड्स, बट येस, जस्ट नॉट। अच्छा, एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, आप सिर्फ एक अपना एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे डालें कि
फूड पैंडा को मैं देखता हूँ, ठीक है पाकिस्तान में कोविड के अंदर उसने बिहेवियर चेंज हुआ तो बड़ा उसको सपोर्ट हेल्प हुआ, लेकिन अगर फूड पांडा अगर अपनी छोड़ दे मार्केटिंग प्रमोशन इंसेंटिव देना, तो डू यू थिंक कि वो बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि वो वाइबल रहेगा या फ्लाई करता रहेगा, पॉजिटिव रहेगा? इंसेंटिव टू हु? इंसेंटिव के आप प्रोमो मिल रहा है, आप 10% 20% ऑफ, इस तरह की चीज़ें अगर ख़त्म कर दें आप कस्टमर के लिए। देखिए ये तो मार्केटिंग है एंड नहीं अगर ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा फीड किया जा रहा है, क्योंकि उसको अभी तक कह लो कि उसकी स्पॉन्सर इतने अच्छे हैं या स्टेक होल्डर इतने अच्छे हैं जो कि उसको ठीक बिलीव कर रहे हैं, अगर वो चीज़ पुल आउट कर ली जाए जितनी सपोर्ट मिल रही है, तो डू यू थिंक कि वो चीज़? आई थिंक वो आइडिया की बेसिस ही ये है दैट आइडिया इटसेल्फ विल वर्क ऑन दैट। वो उसके बगैर तो ऑफ कोर्स ऑपरेट नहीं करेगा ना। जब आपको 10% मिल रहा है डिलीवरी से और तो लोग भी बहुत फ्रीली करा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया, दे हैव डन रियली वेल एंड आई थिंक अगेन ब्रिलियंट है, लेकिन उसके बगैर वो नहीं चलेगा, उसके बगैर वो नहीं चलेगा। ये मेरे अपना चलें। अच्छा बुरहान भाई, आपका एक्सपीरियंस B2B मार्केट के अंदर बड़ा एक, क्योंकि जैसे आप ट्रेड की के अंदर आपका एक्सपीरियंस था जिसको 2006 में मेरे ख्याल से ज्वाइन किया था आप। जब शुरू में, हाँ जब तो B2B बहुत एग्जिस्ट ही नहीं करता था, नया नया बच्चा था, चलना सीख अपने पाँव पे सीख रहा था, तो उस टाइम के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब किया था तो कैसा रिस्पांस था लोगों का, क्योंकि नॉर्मली लोग चाहते नहीं है कि अच्छा ये ऑनलाइन भी कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो। तो उस टाइम के ऊपर एक तो ये ट्रेड की किस कंट्री में एग्जिस्ट करता है उस टाइम करता था, और पाकिस्तान उस टाइम पे कैसा बिहेव रिस्पांस था कस्टमर का? आज भी एग्जिस्ट करता है और ट्रेड की पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। तो उस वक्त उस ज़माने में आई थिंक सबसे बड़ा हमारे काफ़ी चैलेंजेस से आई जस्ट गो थ्रू देम। ऑनलाइन प्रेजेंस का एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि कंपेयर टू आज अगर आप देखें, आज हर ब्रांड, हर कंपनी ना सिर्फ उनकी अपनी वेबसाइट है, अपनी ऐप है, बल्कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो मौजूद है। तो 20 साल पहले, 18 साल पहले ऐसा नहीं था, ऑनलाइन प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, पीपल वर नॉट देयर ऑनलाइन। प्रिक्योरमेंट मुझे याद है कॉल्स के थ्रू, बड़े ट्रेडिशनल मेथड से प्रिक्योरमेंट के, आज ई मार्केट प्लेसेस मौजूद है। तो उस ज़माने में पीपल वर रिलक्टेंट टू बाय स्टफ और इवन पुट देयर स्टफ और डिस्प्ले देयर स्टफ ऑन। पता नहीं क्या निकल आएगा माल के अंदर से, तो क्या निकलेगा। तो प्रिक्योरमेंट, प्रोडक्ट रेंज, अगर आप प्रोडक्ट रेंज की भी बात करें तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल गुड्स और रॉ मटेरियल्स पे काम कर रही थी। आज इंडस्ट्रियल मशीनरी है, सॉफ्टवेयर है, और मतलब इट्स एब्सोल्युटली चेंज्ड। मतलब मतलब चीज़ें आ गई हैं। ट्रस्ट नहीं था उस ज़माने में, तो क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं, मतलब बहुत चीज़ें थी, लोग पेमेंट करने के लिए ट्रस्ट, एंट्री बैरियर्स से, कॉस्टली भी था। इसका बिजनेस मॉडल क्या था इसका? देखिए व्हाट ट्रेड की डज इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट अलीबाबा जो चाइना में जो जाइंट है, जो अभी तक है, और ट्रेड की भी अभी तक है। व्हाट वी डू इज़ दैट वी टेक योर organization and your company and your products and we display them on our platform and we ensure and we try to get you business through that. तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। हम आपसे एनुअल चार्जेस लेते हैं, मतलब 1 साल के चार्जेस लेंगे एंड देन यू विल बी रिन्यूड द नेक्स्ट ईयर। उसमें डिफरेंट पैकेजेस हैं, हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। मतलब आपके प्रोडक्ट को लिस्टिंग होने के लिए वहाँ पे सिर्फ आप एनुअली चार्ज कर रहे हो, और जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके आपको कोई परसेंटेज? नथिंग, नो कमीशंस, नो प्रॉफिट। यू कैन हैव अ डील ऑफ $1 million विद अ क्लाइंट, वी हैव नथिंग इन दैट। एंड सबसे बड़ा, अगर आप डिफरेंट सप्लायर्स को ऑन बोर्ड कर लोगे तो हाउ ट्रेड की इंश्योर्ड की क्वालिटी वगैरह ठीक हो? दिस वॉज ऑलवेज अ चैलेंज एट दैट टाइम। इनिशियली एक चैलेंज था, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब इतनी कम्युनिकेशन और इतने विजिट्स हमने जब अपने पैकेजेस चेंज किए और हमने चीज़ें करी, अपने हम VIP के नाम से भी पैकेज लाए थे जिसमें हम खुद डील्स क्लोज करके देते थे, तो देन वी वर एबल टू एंश्योर। कुछ इस तरह की इनिशियल चीज़ें थी, उसमें हम ये बोलते थे वी कैन ओनली गिव यू स्पेस बट वी कैन नॉट गिव यू दैट श्योरिटी एट दैट टाइम। सो डिफरेंट पैकेजेस से उनके डिफरेंट डील्स होती थी। नॉर्मली गलतियाँ करते हैं क्या लोग, क्योंकि लोग उनका पोटेंशियल होता है, उनके पास अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक मार्केट गैप एग्जिस्ट करता होता है, लेकिन सम फ्लाई नहीं कर रहा होता उनको कह लो कि उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती या बिजनेस उनको मिल नहीं रहा होता। तो इन योर पर्सपेक्टिव आपने क्या कॉमन चीज़ देखी है जो कि लोग गलत कर रहे होते हैं? देखिए अब ये तो प्रोडक्ट पे भी, आप एक प्रोडक्ट की एग्जांपल अगर आप लेके चलें कोई जो नाउ डेज इट्स द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। आप जैसे भी आप B2B की भी बात कर रहे थे, तो उस ज़माने में मार्केटिंग बड़ी ट्रेडिशनल थी। आज मेरे ख्याल से कंटेंट मार्केटिंग पे लोग जा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जा रहे हैं, SEO पे जा रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट को जो ठीक तरीके से मार्केट कर पाएगा ना, जो बेच पाएगा,
आई थिंक आजकल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई नहीं कर पा रहा तो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट कर सकता है उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स पे. जैसे आपने फूड पांडा की बात करी थी, तो 10%, 20%, these are all marketing gimmicks. And you need to do this. So maybe that individual or that organization is not able to place their products on the shelf in the same market. Pepsi हर कोई जानता है. जो बच्चा 2 साल का बच्चा भी है वो भी पेप्सी जानता है, लेकिन आज भी हर 5 मिनट के बाद पेप्सी का ऐड आता है. तो you need to be visible. So maybe that product is not being visible enough. उस पर मार्केटिंग का बजट इतना नहीं लग पा रहा जितना लगना चाहिए और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है. अगेन पेसिमिस्टिक अप्रोच से चल रहे हों तो मैं भी लगा ही ना पा रहे हो उतना, वो समझ रहे हो दैट इज़ इनफ. तो देखिए यहीं पे तो गाइडेंस की ज़रूरत होती है सुहेब. जब मैं यहीं पे तो मुझे ज़रूरत है उस एक्सपर्ट की जो मुझे बता सके कि नहीं देखो ये नहीं, ये आपने फिगर बेशक आपने $20,000 रख दिया मार्केटिंग के, अब बोलो 20 से नहीं होगा, 5 और लगा लोगे ना, 10 और लगा लोगे तो हो जाएगा. सो दैट इज़ वेयर द एक्सपर्ट कम्स इन. तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. अच्छा चलिए थोड़ा आगे मूव करते हैं आपकी जर्नी के अंदर. जिस तरह से आपने बड़ा अच्छा वहाँ पे काम किया ट्रेड की के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस हेड और बाकी चीज़ें करना, उसके बाद यू रियलाइज़ के लोगों आपने मेंटोरिंग और कोचिंग करनी, आपने अपना 360 कोच 360 के नाम से प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया जो कि यूथ को गाइड और मेंटोर कर रही होती है. थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और बेसिकली इसके क्या क्या पोर्टफोलियोज क्या क्या डोमेन्स हैं. अच्छा, इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज डिड थ्रू आउट माई करियर. मे बी शायद थोड़ा सा naturally था, but wherever I worked, even with my colleagues, I would be, just sitting with them and we'd be discussing and I'd be guiding them. Yeah, ये नहीं करना, अच्छा ये करना है. I remember in 2004, 2005, मैं कभी ना पेपर पे अपना लिख रहा होता था कि यार नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी ये होगी, मेरी डेजिग्नेशन ये होगी, दिस इज़ वेयर आई वुड बी, उसके बाद आई विल बी हियर. तो मुझे अक्सर लोग बोलते थे यार क्या करते हो. मैं कहता हूँ देखिए करियर को प्लान करना है. Career ko, when I was growing up, no one told me what to do and what not to do. The do's and don'ts. I genuinely feel that Coach 360 can probably answer this question for many young grads. जिनको do's, देखिए असल the real war starts once you graduate. देर सवेर 3.0, 3.5, 3.7 graduate हर कोई कर जाता है. The real war starts after you graduate. Career कौन सा choose करना है. तो I feel and I hope Coach 360 will be able to help the youth in this matter in deciding what career to choose. Yes, number one. If somebody is already working, if their careers have stalled and they're facing some issues, yes, how to progress from there on. If they're facing career-related issues in terms of their organization, yes, that is an issue. If they want to transit their career, that is an issue. So Coach 360 एक दर्द है, एक पेन है. And basically, it is basically a step, because career guidance is not a one-time advice. It is a constant mentoring. So I hope that we'll be able to create that positive impact. और बड़ा simple सा belief है यार. You change one life, Sohaib, you change one generation. So during my lifetime, if I'm able to change a few lives, and if I'm able to make an impact, a positive impact on a few lives and few generations, I think I would have done my 2 cents. Maybe it was my small way of giving back to the society. देखिए सोसाइटी ने इतना मुझे बहुत कुछ दिया. I think, and I also feel कि it is not just Burhan Mirza, it is not one person's job. Every successful professional out there in whatever field he may be, it is his responsibility to come out and guide the next generation of leaders. And if you're not doing that, then you're being very self. अच्छा, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है ये? अगर लेट्स से आप यू फाइंड द पर्सन जो कि स्ट्रगल कर रहा है और वो चाहता है कि कनेक्ट हो आपके, थोड़ी कोचिंग और गाइडेंस ले, तो इज इट फ्री या फिर आप कुछ चार्ज कर? It's absolutely free. It's absolutely free. That's great, that's amazing. कोई इस तरह के लोग मार्केट में बड़े कम मिलते हैं क्योंकि हर कोई एक जो बैठा हुआ बिजनेस करना चाहता होता है. I am very easily approachable, and you can message me on LinkedIn, and you can go to the website also, and there's a form. You need to fill out a simple form, and once you fill out a form, then my team will get back to you and we will get in touch. देर सवेर हो सकती है, again issue time का है. अभी भी currently I have, I think, over 150 to 200 forms that I have not gone through yet. That's also because I have other ventures also. तो मैं जितना टाइम दे पाता हूँ मैं देता हूँ, लेकिन मुझे और देना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल का काम नहीं है. चलें थोड़ा सा हमें गाइड कर दें जो लोग आप जिनका फॉर्म नहीं देख सके. माइट भी कुछ सवाल जो मुझे लोग मिलते होते हैं कि जब वो
स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब को, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो करियर को कैसे करियर में प्रोग्रेस करना है, करियर प्रोग्रेशन कैसी होगी। तो लेट्स से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकला किसी एक यूनिवर्सिटी से और वो उसकी पहली जॉब होती है, तो उसको वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए जो कि उसको हेल्प आउट करेगी, या फिर उसको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए टू प्रोग्रेस, टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद बॉस, और साथ में वो क्या करे वो बंदा अगर उसे प्रोग्रेस करना है? अगर उसे प्रोग्रेस करना है तो देखिए 3-4 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो वही है जो एम्ब्रेस चेंज जिसकी मैंने बात बोली, ही मस्ट बी अडेप्टेबल। देखिए जॉब में मैं अक्सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके जब कभी लेक्चर देता हूँ, मैं लड़कों को बताता हूँ कि जब आप जॉब पे जाएंगे ना तो एवरीथिंग विल नॉट बी रोज़ी। घर में तो मामा पापा है, ऑफिस में मामा पापा नहीं है। कभी कभी बॉस आप पे नाराज़ होगा, कभी नाजायज़ नाराज़ भी होगा, टूटना नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट। वैल्यू रिलेशनशिप को वैल्यू करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने विजन को ट्रस्ट करें, हम्बल रहें, बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट और मेहनत ना छोड़ें। और पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने, ऑफिस की कोशिश करें। पॉलिटिक्स से बच नहीं सकते आप, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। देखिए पॉलिटिक्स तो हमारे मस्जिदों में भी है, पॉलिटिक्स तो हमारे पार्लियामेंट में भी है और हर ऑफिस में है, लेकिन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना। जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस पे, एंड आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस एज वेल। जो इंसान परसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है और मेहनत करता रहता है, वो इवेंचुअली उस कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में नहीं तो तीसरी कंपनी में ग्रो कर जाएगा। आई वाज इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई हायर्ड समवन फॉर CRM। मुझे CRM बनाना था एंड आई हायर्ड समवन फॉर 12,000 रुपीज़। ही वाज अ यंग ग्रेड, ही वाज हायर्ड एंड आई वांटेड टू रेज हिज सैलरी कि बढ़ जाए, बड़ी अच्छी मेहनत कर रहा था एंड आई कुडंट डू इट। मुझे आगे से ऑफ कोर्स नहीं मिल रहा था, मैं खुद भी एक था, वाज अ यंग person, but I wanted, and he kept coming to me. He kept coming to me and kept saying, "Hey, Farhan bhai, if I'm working on this thing, do you think this is the right career path for me?" And I told him, even then, and this is many years back, and I told him, "Okay, just continue doing what you're doing. इस कंपनी नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी, तुम देखोगे तुम एक जगह कहाँ जाओगे। Just don't lose hope." अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में वो सिंगापुर की कंपनी में CRM का हेड है। So, and this is when he started his career at 12,000 rupees. And I could not increase his salary to 18,000. 18,000 मुझे अभी तक याद है, 18,000 मैं चाहता था उसकी सैलरी हो जाए, and I couldn't do it at that time. फिर मेरे काजी 15-16 हुई थी। फिर खैर हमने बहुत साल काम किया, 3-4 साल, and he developed that skill set in him, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज कहाँ पर है। तो persistency इसकी, रुके थोड़ा। देखिए जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जनरेशन है सोहेब, उन्हें रिजल्ट्स यूँ चाहिए। देखिए हम जब बड़े हो रहे थे ना, हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी ना सोहेब, तो हमें वेट करना पड़ता था। आज मैकडोनल्ड चाहिए, आ गया। KFC चाहिए, आ गया। जो चाहिए इमीडिएट आ गया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। तो जितनी भी यूथ जाती है ना, वो समझती है कि आज हमने कुछ अच्छा किया है तो शायद थोड़े दिन के बाद वीकेंड पे ये 4 रिश्ता लेके आ जाएगा उनके यहाँ। मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया। टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। पेशेंस रखें, परसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत को कभी ना छोड़ें और अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करें। एक और बड़ा कॉमन मसला है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो किस करियर को चूज़ करना है। लेट्स से कि वो देखते एग्जांपल्स, यार वो वहाँ का ग्रेजुएट था, वो जाके उस कंपनी में काम कर रहा है, बड़ा अच्छे 4 लाख 5 लाख पे अर्न कर रहा है, उसने ये करियर लाइन ली थी और यहाँ पे चले गया। तो वो जो अपना पैशन जो है ना, बंदा परसिस्टेंट उसी में हो सकता है जो उससे दिल से करना चाहता है। तो एक बंदा कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार मेरे लिए क्या एक सूटेबल चीज़ें हैं? सबसे पहले तो इस बात पे यकीन रखें कि आपकी जर्नी है, इट इज़ यूनिक। किसी और को देखना कंपटीशन के लिए नहीं, उसकी सक्सेस से, उसके फेलियर से तो सीखें, लेकिन किसी और के फुटस्टेप्स को ऐसे फॉलो नहीं करना कि अगर सुहेब ने ये काम कर लिया तो मैं भी उसी ट्रैक पे चल के कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है। सुहेब इज़ अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, एंड दिस इज़ वेयर यू नीड अगेन गाइडेंस, वेयर पीपल कैन लुक एट यू, एक्सपीरियंस पीपल, वेदर इवन इट्स योर फादर, वेदर इट्स योर ब्रदर, अगर आपके ख़ानदान में कोई है, कोई भी है जो देख सके कि नहीं सुहेब, आई थिंक आपकी स्किल ये है। आपको कभी हेलीकॉप्टर व्यू चाहिए होता है चीज़ को देखने के लिए। समवन हु इज़ बीन विद यू, हु कैन टेल यू दिस इज व्हाट योर स्किल इज़, और उसका अपना पैशन भी है। उस अपने पैशन को चूज़ करे, अपने स्किल को चूज़ करे और एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले और उस पर स्टिक करे, तो आई थिंक इंशाल्लाह ही विल डू वेल। और स्टार्ट क्विक, चेंज क्विक, कोई एनालाइज क्विक एंड चेंज क्विक, कोई मसला भी नहीं है। अगर गलत डिसीजन भी हो जाए तो घबराना नहीं है,
कि भाई अब तो शायद मैंने, जैसे मेरे पास एक रिसोर्स आया कनाडा से पढ़ा हुआ, a very good resource, and I genuinely offered him a chance to get into. He was a finance graduate. 2 साल से जॉब ढूंढ रहा है, 2 साल से, और कनाडा का ग्रेजुएट है, कनाडा का ग्रेजुएट है, डिप्रेशन में जा चुका है या जाने वाला है, मैरिड भी है, सब कुछ है. एंड मैंने व्हेन आई मेट हिम आई रियली लाइक्ड हिम. उसकी मुझे कुछ क्वालिटीज़ जो मुझे समझ में आई, जो मेरी छोटी सी समझ को, मैंने कहा यार यू वुड बी अ ग्रेट HR बिजनेस पार्टनर. आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, एंड द वे यू आर, यू डू ग्रेट इन दिस. मैंने कहा गिव मी, एंड आई टोल्ड हिम दिस, मैंने कहा गिव मी 1 year ऑफ योर लाइफ, द रेस्ट ऑफ द ईयर्स आर योर्स, बट कम इन दिस फील्ड. उसने बड़ा एक्साइटेड हुआ, बड़ा खुश हुआ. 2 दिन के बाद उसका मेरे पास मैसेज आता है कि मेरी फैमिली कह रही है जिस चीज़ में डिग्री है ना उसी में जॉब करनी है. अभी उसका 1 हफ्ते पहले मेरे पास फिर मैसेज आया है कि बुरहान भाई आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब. तो देखें ये जो सोसाइटल प्रेशर्स है ना कि भाई जिस चीज़ में डिग्री है, तो भाई आपने डिग्री ले ली, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी उसी में गुजारनी है. सो अडेप्टेबिलिटी मैं इसीलिए इतना कहता हूँ कि चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने पूछा ना कि यंग कैसे डिसाइड करे, देखिए वो यंग एज पे कुछ भी डिसाइड करे, लेकिन एक सेफ्टी नेट भी तो होता है ना. या फिर डिसाइड कर लिया है, यानी कि जो मैंने आपको बात बोली थी कि प्लान बना लिया है, प्लान बनाने में हम जा रहे हैं, बीच में नदी आ गई है, तो हम बोले नहीं हमने तो प्लान बनाया तो नदी में डूब जाएंगे. नहीं, यू चेंज योर प्लान, कुछ नहीं होता. लेकिन टारगेट सेम रखा जाए, जो गोल आपका, सिर्फ आप पाथ बदल लो, स्ट्रेटेजी बदल लो. पाथ बदलने आपका मे बी आपकी जर्नी डिफरेंट रूट से जाएगी ना, वहाँ पे जाएगी, वहीं पे कामयाब तो सबको होना है ना. एक और बड़ा कॉमन मसला, अब जब से इंटरनेट का जो बूम आया है ना, एक डिप्रेशन बड़ा कॉमन हो चुका है. शायद लोग बताते ही नहीं है, हर बंदा अपनी एक कैपेसिटी के अंदर ना कहीं डिप्रेस है. तो इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है? डिप्रेस्ड है वो, डिप्रेस इसीलिए है कि मे बी शायद वो रिलेटिव कंटेंट नहीं देख रहा, जो अच्छा कंटेंट उसको देखना चाहिए, जो कि अवेलेबल है. ये हमारे कंटेंट राइटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनबायस्ड और हार्मलेस कंटेंट पेश करें, और हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कंटेंट देखें जो कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उनकी क्रिएटिविटी को उजागर करे. देखिए आजकल तो बड़ा आसान हो गया, इनसाइट ड्रिवन कंटेंट जिसको हम कहते हैं, कि अगर वो कंटेंट जिसके ऊपर थॉरो रिसर्च हुई हुई हो, वो कंटेंट जो मीनिंगफुल हो, वो कंटेंट अगर मौजूद है, वो कंटेंट पढ़ के कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता. आजकल सोशल मीडिया है, हर कोई है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर. तो आई थिंक इट जस्ट डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो मुल्क की सिचुएशन. फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स से, क्योंकि आप लाइफ कोच हो, ठीक है, आपने वे बता दिया आपने कैसे बचना है. लेट्स से कोई ऑलरेडी डिप्रेस है, तो लेट्स से कोई सोहेब आपके पास आता है, डिप्रेस है, यार बुरहान भाई दिल नहीं लग रहा, बस जॉब पे जाने का नहीं कर रहा, पॉडकास्ट करने का दिल नहीं कर रहा, तो कहाँ से यू विल स्टार्ट और उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसीजर, ताकि जो हमारे व्यूअर देखे तो समझ आ जाए, खुद से दे ट्राई टू डू विद देमसेल्फ, क्या समझ आ जाए उन्हें. सो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, और हर इंडिविजुअल जो डिप्रेस है उसके पीछे रीज़न तक पहुंचना है, टोनी तक पहुंचना है. ठीक है, टोनी तक पहुंचना है. अब मेरे पास अगेन ऐसी चीज़ें आती हैं कि जब मैं इवेंचुअली घुसा तो मुझे पता चला कि उसका एक्चुअल मसला ये है कि उसके दादा ने जो कंपनी बनाई थी, वो दादा की वफ़ात हो गई और उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी. जो फैमिली में जो फ्यूड चल रहा है ना इस वक्त, वो एक्चुअली उसकी वजह से डिप्रेस्ड है. लेकिन वो मुझे ये थोड़ी बताने आएगा कोई कि आपको पता है मेरे दादा के साथ ये हुआ और फिर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और हमारे साथ ये हुआ. नोबडी विल टेल यू दिस, यू हैव टू फाइंड दैट आउट. तो उसके लिए कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन है, उसके साथ डिस्कशंस हैं, उसके साथ एम्पैथी के साथ उससे डील करें. एम्पैथी के साथ जब आप उससे डील करेंगे तो वो ट्रस्ट आपको डेवलप होगा. उसके बाद आप समझ पाएंगे कि असल मसला क्या है. देखिए असल मसला, अगर दर्द है, पता नहीं कहाँ दर्द है, आप नहीं रिजॉल्व कर सकते. तो वो जो डिप्रेशन में गया है और जो उसका दिल नहीं लग रहा काम में, उसका क्या रीज़न क्या है उसका, ये फाइंड आउट अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा. ये फाइंड आउट करना असल काम है, लेकिन ये होगा कम्युनिकेशन से, बात करने से, उसके साथ डिस्कस करने से, उसको समझने से. फिर आप एक वाइल्ड गैस भी लेते हैं कभी आपको लगता है कि अच्छा ये है, तो आप उससे कुछ ऐसे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये अपने बारे में बताओ. अच्छा जब तुम तो कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? अच्छा तो भाई क्या करता है? कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि भाई बहुत सक्सेसफुल होता है. देखिए आप एक घर में पले बड़े, अब एक साथ ग्रो किया, भाई बहुत अच्छा कर रहा है और एक भाई अच्छा नहीं कर रहा. अब यकीन करेंगे इतना बड़ा कॉज है हमारी यूथ
एकदम से कंपटीशन तो वैसे भी है, भाई बहुत अच्छा कर रहा है, एक भाई अच्छा नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये आपको वो कभी बताएगा? ये कभी भी नहीं बताएगा। वो ये बोलेगा मेरा दिल नहीं करता जॉब करने का, बस मैं मेरे अंदर नहीं है, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, कोई ऐसी फील्ड मुझे बताए। तो इस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन से भी कभी कभी आप पहुँच जाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। और जब भी मैंने आपको शुरू में कहा था कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, आई मीन इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। बड़ी सिंसेरिटी से, मतलब क्रेजी सिंसेरिटी से, जिस बंदे को आप जानते भी नहीं है ना सोएब, जिस बंदे को आप जानते भी नहीं है और उससे आपको कुछ हासिल नहीं होना है, कुछ भी नहीं हासिल होना है, उससे आप ज़िंदगी के जो बहुत घंटे दे रहे हैं, क्योंकि ये 1 घंटे में नहीं होता। यू मीट एंड देन यू मीट अगेन एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई। समटाइम्स मैं ये भी करता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी अपनी कंपनी में जॉब की देता हूँ, अगर उनको कुछ देखता हूँ, फिर वो वहाँ से भी इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। फाइनेंशियली आपको पता है कि हर कोई एक आजकल स्ट्रगल कर रहा है। आज हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, जो करीम का ड्राइवर था, वो रात को करीम चला रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो, मतलब पढ़ा लिखा आदमी, आपकी यूथ है, आपका फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो इसलिए भी लोग परेशान हैं। तो ये कुछ तरीके हैं तो जिनसे मुझे लगता है कि जो भी अगर कोई कर रहा है तो ऐसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन से भी आप जड़ तक पहुंच सकते हैं। चलिए बुरहान भाई, बड़ा मज़ा है आपके साथ डिस्कशन का। आई लर्नड अ लॉट। जिस तरह से आपने वो बातें की कि पाकिस्तान की इकोसिस्टम डेवलप करना हो, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, फिर यूथ को हमें अवेयर सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी खासी यूथ, आपकी जो 70% यूथ है जिसकी एज 30 साल से कम है, लेकिन चैनलाइज कौन करेगा? द पॉइंट इज़ दिस कि हमारा कहीं एसेट हमारे लिए अगेंस्ट ना चले जाए, तो वो हमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और सबसे जो मज़े की बात, कोई अगर स्टार्टअप आता है आपके पास है, कोई भी इन्वेस्टर, एटलीस्ट माइंडसेट लोगों को पता लगा कि वो क्या क्या चीज़ें देखते होते हैं, कि आपने एक हॉलिस्टिकली देखना है, बिजनेस विजन कहाँ पे है, आप उसको स्केल करके कहाँ तक लेके जाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो बंदा कितना क्लियर है। और सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को देखना है। प्लीज़ टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कहीं पे इंडस्ट्री में अपनी कहीं पर भी सक्सेसफुल है, टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर। और मैं कहता ये एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन भी है, क्योंकि डाउन द लाइन यू रियलाइज जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये पैसा, ये फेम, ये गाड़ी, जो मटेरियल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, वो जाके ना फिर आपको रियलाइजेशन होती है। वहाँ पे जाके आप कहते हो अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ ना, पर्पस एग्जिस्ट करता है, आप पर्पस पता लगता है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं था ना ग्रेजुएट हो रहा था, कंपनीज आती थी, हमारा क्या कहते हैं विजन, ये हमारा मिशन, ये हमारी वैल्यू। मैंने कहा ये क्या होती है, मुझे समझ तो नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मैंने काम करना है। अब जाके वो चीज़ें कितनी करीब हो गई है ना कि यार मेरा घर भी सही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब जब लगता है अच्छा ये ज़िंदगी को रखने के लिए ये होता है, तो सेम कंपनी को चलाने के लिए भी एक पर्पस होता है, वो मैटर करता होता है। विजन बहुत ज़रूरी है। विजन बहुत ज़रूरी है भाई। आप एग्जांपल पिंडी तक जाना है, मैंने अगर नहीं पता होगा मैंने कब पहुंचना है और फिर कौन सा रूट लेना है, तो विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बयान में बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑडियंस, होप सो यू वुड हैव लाइक्ड आवर वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट देन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड खुदा हाफिज़ टिल द नेक्स्ट एपिसोड।